और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं हिंदुस्तान शिखर समागम में, जहां इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए। युवा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, बोलते कम और नरम हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनसे उनकी जो छवि बन रही है वो कठोर और गरम की है। तो सामने बैठे खुद ही पूछ लेता हूं, आप नरम हैं कि गरम हैं? खुद को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, स्वभाव की बात तो जहाँ तक है, मैं कोशिश करता हूँ कि सभी से बच्चों की तरह स्वभाव होना चाहिए। और हमने पढ़ा है बचपन से कि व्यक्ति को हास्य, विनोद और एक युवा और चंचल बालक मन सबका होना चाहिए। लेकिन जब फैसले लेने हो तो उसमें बिल्कुल कड़ाई से लेने चाहिए। उसमें किसी प्रकार की जो है ढिलाई, किसी प्रकार की नरमी उसमें नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं और इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये नरम गरम पर बात मैं आपसे करूंगा आगे, लेकिन उससे पहले जो देश में इस समय हो रहा है वो है G20 का समिट। आप पहाड़ों से ये जो समिट हो रहा है जिसमें दुनिया भर के सबसे ताकतवर देश आ रहे हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, जो बाइडेन साहब पहली बार भारत आएंगे आज, कैसे देखते हैं? देखिए, G20 जैसी जो समिट हैं वो देश में पहले भी हुई हैं। पहले भी इस प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कि देश के कोने कोने में G20 की समिट हुई और पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य को देखा है, भारत की जो कैपेसिटी है उसको देखा है, पोटेंशियल को देखा है, भारत के अंदर जो विशेषताएं हैं, यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, वो सब पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया ये देख के गई कि भारत का हर कोना कोना G20 जैसे कार्यक्रम कर सकता है। तो भारत दुनिया का एक तरह से मैं कहूँ नेतृत्व करने वाले भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। G20 ने ये हम सबको दिखाया है, दुनिया को दिखाने का काम किया है। मैं देख रहा हूं कि आप लगातार भारत भारत कर रहे हैं, लेकिन आज जो डिबेट चल रही है वो ये भी है कि भारत है कि इंडिया है। आपको क्या लगता है, आपने इस बारे में सोचा कि नाम क्या बदलना चाहिए? ज़रूरी है नाम बदलना? इसका क्या असर होगा, क्या मतलब होगा? देखिए, जहाँ तक भारत की बात है, सभी देशों के जो भी नाम हैं वो नाम चाहे इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में भी वही नाम है, तो भारत का नाम भी भारत ही होना चाहिए। ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। और अनावश्यक रूप से इसमें भी विवाद पैदा करने की कुछ लोग कर रहे हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा देश के अंदर तुष्टीकरण किया है। देश के अंदर लगातार एक पार्टी का शासन 60 सालों तक रहा है और उसमें से भी एक परिवार का शासन रहा है, और पूरे देश की जनता ने देखा है कि 60 सालों में देश लगातार जिस प्रकार से उन्नति होनी चाहिए थी उस प्रकार से हुई नहीं। गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी, गरीबी का उन्मूलन हुआ नहीं, बल्कि गरीबों का ही उन्मूलन हो गया। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान वैश्विक रूप से ताकतवर भारत के रूप में आज दुनिया जान रही है कि एक समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत, और मैं कहूं कि दुनिया को नेतृत्व देने वाले भारत की श्रेणी में हम कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। धामी जी, इसमें जो विपक्षी हैं वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने इंडिया अलायंस बनाया, बार बार इंडिया वो बोलते हैं, इंडिया के राष्ट्रपति इंडिया इंडिया बार बार आता है, इसलिए उन्होंने अब नाम ही बदल देना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, वो वही यूपीए है पुराना वाला, और वही गठबंधन है जो अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक दलों का संरक्षण करने के लिए, या जिनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का गठबंधन है। और देश की जनता भली भांति समझ रही है, और देश की जनता का जो गठबंधन है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। इसीलिए आपने देखा होगा हर चुनाव में 2014 में जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे तो उसमें जितना वोट उनको मिला उससे कहीं बढ़कर 2019 में मिला, और आने वाले चुनाव में 2019 से ज्यादा वोट 2024 में मिलने वाला है। एक और जो मुद्दा बहुत गर्म है वो सनातन वाला है, इस पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? देखिए, कुछ लोग सनातन पर तमाम प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने किया है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के पुत्र ने
उन्होंने भी जो है टिप्पणी की है, और भी तमाम प्रकार के जो ये इंडिया जो गठबंधन बना है INDA, उस गठबंधन में लोग जो है लगातार इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं और बड़े बड़े नेता उनके सब चुप हैं। सोनिया जी का कोई बयान नहीं आता है, राहुल गांधी जी का कोई बयान नहीं आता है, अन्य जो भी नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो, किसी का कोई बयान नहीं आता। इसका अर्थ है कि ये लोग सनातन को किस दृष्टि से देखते हैं। ये केवल प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न उन सब का है कि इनकी दृष्टि में सनातन क्या है। मैं बताना चाहता हूं कि सनातन क्या है। सनातन न तो नया है न पुराना है, सनातन पहले भी था, सनातन अब भी है, सनातन लगातार रहेगा, यही सनातन है, जो रुकने वाला नहीं है, जो नया भी नहीं है, पुराना भी नहीं है, जो हमेशा रहेगा, वो सनातन है। पर वो कह रहे हैं कि इसमें जो भेदभाव होता है समाज में और उसको दूर करना जरूरी है, ऐसे भेदभाव को दूर करना जरूरी है, इसलिए वो उसको सनातन कह रहे हैं। और इसमें तो जो RSS प्रमुख हैं भागवत जी, मोहन भागवत जी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कल ही कि इस तरह का भेदभाव है, आरक्षण जरूरी है। हमारे बंधुओं को, समाज के बंधुओं को पशु समान ट्रीट किया जाता था, 2000 सालों तक ये चला, आरक्षण भी चलना चाहिए जब तक उनकी स्थिति ठीक न हो जाए। तो वो भी एक तरीके से इन सब चीज़ों को जोड़ के देखा जा रहा है। नहीं, सनातन सारस्वत है, सनातन हमेशा चलने वाला है, सनातन नित्य नूतन है और सनातन समग्र है। सनातन कभी भी न्यून नहीं है, छोटा नहीं है। इसलिए सनातन की जो कुछ लोग राजनीतिक दृष्टि से व्याख्या कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो सनातन को ठीक प्रकार से उनको पढ़ना चाहिए। पर आप इस बात से सहमत है ना कि भेदभाव है और इसलिए आरक्षण जरूरी है, भेदभाव रहा है इसलिए आरक्षण जरूरी। उसकी तो ऑलरेडी संविधान में पहले से व्यवस्था है। एक ये है कि ये जो चीजें उठाई जाती हैं, जो हल्ले होते हैं, ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि ये सिर्फ हल्ले इसलिए होते हैं, चाहे नाम क्या होना चाहिए, चाहे सनातन वाली बात हो, असली मुद्दों से ध्यान भटक जाता है इन मुद्दों, इन हल्लों की वजह से। ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए INDA ये गठबंधन बनाया गया, लेकिन देश की जनता भली भांति समझ रही है ये वही गठबंधन है जो पहले भी था। UPA गठबंधन के ही अधिकांश दल उसमें हैं और केवल जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने किया था, लेकिन देश की जनता का ध्यान भटकने वाला नहीं है, क्योंकि उनका तो लक्ष्य तय है, दिशा स्पष्ट है कि 2024 में भी फिर से वो प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी को ही बनाने वाले हैं सब लोग। एक बात और इस हल्ले में है जिस पर काफी हल्ला है कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव। हाँ, निश्चित रूप से होना चाहिए, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए और इसके कारण से देखिए बहुत सारी सहूलियतें होने वाली हैं। चुनाव के कारण से हम 5 साल के अंदर जो सरकार चुनी जाती है उसमें कई चुनावों का हमें सामना करना पड़ता है। लोकसभा का चुनाव होता है वो अलग होता है, विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें आचार संहिता लगती है, 2-2 महीने 3-3 महीने तक आचार संहिता को लगातार मशीनरी पूरी ठप हो जाती है। फिर पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनावों में। तो इस प्रकार से बार बार चुनाव होने से एक तो विकास बाधित होता है, दूसरा धन अत्यधिक खर्च होता है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव जो उन्होंने एक तरह से संकल्प लिया है वो होना चाहिए और उससे वो देश की उन्नति में और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है वो उस दिशा में ले जाने के लिए सबसे अच्छा जो है ये काम होगा। अब धामी जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2027 में आपका चुनाव है, एक देश एक चुनाव के नाम पर अगर आपका चुनाव 3 साल पहले हो जाए तो आप तैयार हैं उसके लिए? हाँ, निश्चित रूप से देश के लिए। देखिए, हम लोग ऐसी राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं जहां देश पहले नंबर पर, पार्टी दूसरे नंबर पर और व्यक्ति का जो हित है वो अंतिम स्थान पर होता है। इसलिए जो भी फैसला देश हित में होगा उसमें व्यक्तिगत कोई चीज मायने नहीं रखती है, व्यक्तिगत चीजें पीछे हो जाती हैं। ये तो बड़ी खबर बन गई कि एक देश एक चुनाव अगर मान लिया जाता है तो मैं 2027 से 3 साल पहले भी चुनाव के लिए तैयार हूं। हाँ, निश्चित रूप से मैंने कहा कि देश के लिए जो जरूरी है, और हमारे प्रधानमंत्री जी इतने विजनरी लीडर हैं, आज केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज उनके नेतृत्व को मान रही है, सर्वग्राहिता है पूरे विश्व के अंदर उनकी। उन्होंने ये एक तरह से ऐसा प्रस्ताव देश के सामने रखा है, तो इसको सबको आगे आना चाहिए और सबको स्वागत करना चाहिए। व्यक्तिगत हित इसमें कोई नहीं है, पार्टी का हित भी कोई नहीं है, देश हित है इसमें सबसे बड़ा।
मेरे ख्याल से आप पहले मुख्यमंत्री हैं जिनका काफी टर्म बचा हुआ है और ये कह रहे हैं, तो इसमें आप आगे हैं। दूसरी एक और दौड़ में आप आगे हैं, वो यूसीसी वाली दौड़ है, समान नागरिक संहिता वाली दौड़। क्या ये 2024 से पहले आप राज्य में लागू कर लेंगे? देखिए, यूसीसी कमेटी ने जिसको हमने बनाया था, ऑलमोस्ट काफ़ी काम कर लिया है और उनका अंतिम चरण में अब ड्राफ्ट उनका पहुंच गया है। और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा वैसे ही हम उसको लागू करेंगे। और पहला राज्य होगा उत्तराखंड जहां पर ये लागू होगा, और उसको सभी पहलुओं पर यूसीसी कमेटी काम कर रही है, क्योंकि वो उत्तराखंड का जरूर बन रहा है यूसीसी, लेकिन उससे पूरे देश के अंदर उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जानने वाला है। इसलिए सभी बातों का कहीं ना कहीं आकलन करने के बाद उस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और जैसे ही कमेटी हमको दे देगी हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पर मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि क्या आप इसे 2024 से पहले लागू कर देंगे? हाँ, निश्चित रूप से। निश्चित रूप से जी। चलिए, ये भी एक बड़ी खबर आ गई। आज आप बहुत खबर देने के मूड में हैं, लगता है। आज आप लगातार खबर देने के मूड में हैं। 2024 से पहले उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आप टीवी वालों को। एक और जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूसीसी अगर लागू होता है तो आप 3 बड़े बदलाव क्या देखते हैं? देखिए, अब वो यूसीसी के बारे में चूंकि जब तक ड्राफ्ट बन रहा है, जब तक ड्राफ्ट बनकर नहीं आएगा तब तक कोई भी उसमें कुछ नहीं कह सकता। पर इसमें एक और बात है कि जो बड़ा फाइनल होगा 2024 में, उससे पहले सेमीफाइनल होने वाले हैं, यानी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में चुनाव। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वो राज्य हैं जहां यूसीसी की अगर बात करें तो बहुत सारे वोटर हैं जो आदिवासी हैं, जिनको मुश्किल आ जाती है वहां पर। कैसे आपको इस बात का एहसास है? यूसीसी कमेटी ने जो काम किया है, मैं आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ड्राफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आदिवासी हैं, जनजाति समाज के लोग हैं, उन सभी के बीच में हमारी कमेटी गई है और उन सभी पहलुओं पर वो काम कर रही है। आदिवासी क्षेत्र हैं, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, अन्य जो हमारे ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ के अपने अपने उनके कस्टम्स होते हैं, तो यूसीसी कमेटी उन सभी पर काम कर रही है और किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को टारगेट करने के लिए नहीं। यूसीसी तो पूरे देश के सशक्तिकरण के लिए है। एक देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, लंबे समय से मांग रही है। जैसे देश के अंदर लंबे समय से रहा है कि राम मंदिर बनना चाहिए, आज भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। देश के अंदर धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, वो धारा 370 कश्मीर के अंदर समाप्त हो गई। और मुझे खुशी है, मैं बताते हुए मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं अभी पिछले दिनों एसएसबी के एक कैंप में मुझे जाना हुआ। वहाँ के कैंप में जाने के बाद वहाँ के जो उनके सैनिक थे, उनके ऑफिसर थे, उन्होंने हमको बताया कि जब से देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई है, जो लोग कश्मीर के अंदर अपनी सेवा देते थे, सेना के लोग, पैरामिलिट्री के लोग, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। लेकिन धारा 370 समाप्त होने के बाद आज कश्मीर में पूर्णतः शांति हो गई है। वहाँ पर नौकरी करना, सेवा देना बहुत आसान हो गया है। तो लोग पहले जब धारा 370 हटाने की बात होती थी तो कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, और बहुत शांति से 370 लागू हो गया। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। यूसीसी भी उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ से शुरू होगा और पूरे देश के अंदर देवों की कृपा से, यहाँ की देवभूमि की जो कृपा है, उनके आदेश से पूरे देश के अंदर लागू होगा और हम लोग इसको लागू करेंगे जल्दी। चलिए, ये तो देश दुनिया की बात हो गई। राज्य पर आते हैं, नरम गरम पर आते हैं। ये जो नरम के साथ जो गरम जोड़ा जा रहा है वो इसलिए है क्योंकि एक तो यूसीसी वाला जो आप दौड़ में आगे बढ़े हुए हैं, दूसरा जो आप ये बुलडोजर चला रहे हैं और उसमें आप मंदिरों पर भी चला दे रहे हैं, मस्जिदों पे भी चला दे रहे हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा गरम और कठोर उसमें नज़र आते हैं। इसलिए देखिए दिवांग जी, ये किसी भी धार्मिक स्थल की बात नहीं है। ये केवल और केवल जो हमारी फॉरेस्ट की लैंड है या जो सरकारी ज़मीनें हैं, उसके ऊपर जो अतिक्रमण किया हुआ है, उस अतिक्रमण को हटाने की बात है। मैं तो आप ही से पूछता हूं, क्या अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? बताइए, आप ही बता दीजिए। जी, ये मैं जानता हूं, तालियां बधाएंगी कि हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन अभी आजकल दूसरी बात भी चल रही है। अतिक्रमण के नाम पर जो है, कई लोगों को, मैंने बीच में इस प्रकार के समाचार आए थे कि
परेशान किया जा रहा है। उसके लिए भी हमने सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि किसी सामान्य व्यक्ति को, व्यापारी को, छोटा काम करने वाले को, उसको परेशान न किया जाए। उसके लिए हमने ऑलरेडी कमेटी बनाई हुई है। जो लोग बसावटों में बैठे हुए हैं, 50 साल से 100 साल से अपना काम कर रहे हैं, उनको नियमित करने की प्रक्रिया भी हमारी जारी है। लेकिन जो ये लैंड जिहाद के नाम पर, ये जमीन जिहाद के नाम पर जो प्रतीक खड़े कर दिए गए हैं, उसका अभियान हमारा निरंतर चलने वाला है, वो रुकने वाला नहीं है। नरम गरम की बात होती है तो नकल पे जो आपका अध्यादेश है बहुत ज्यादा गरम है, बहुत ज्यादा। नहीं, नकल अध्यादेश देखिए उत्तराखंड राज्य के हित में लाया गया है। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिभागी जो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनके विश्वास को कायम करने के लिए, उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता के अनुरूप उनका चयन हो, इसलिए लाया गया। और ये नकल का काम बहुत पहले से चल रहा था। इस पर बार बार बात उठती थी लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। पहली बार हमने कार्रवाई करी, 80 लोग इसमें जेल की सलाखों के पीछे गए। और इतना ही नहीं, जब से हमने नकल का अध्यादेश लागू किया, 5.5 लाख से भी ज्यादा छात्र और छात्राओं ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग लिया है, क्योंकि उनके अंदर विश्वास लौटा है। और इतना ही नहीं, इसका जो एक सुपरिणाम आया है, एक छात्र छात्रा जो एक परीक्षा में पास हो रहे हैं, एक में उत्तीर्ण हो रहे हैं, दूसरी में भी हो रहे हैं, तीसरी में भी हो रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो 4-4 परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहे हैं। उनके माता पिता हमसे आकर बोलते हैं कि आपकी सरकार ने जो ये नकल का अध्यादेश लाए हैं, उसी का परिणाम है कि हमारे बच्चों को आज तमाम जो परीक्षाएं हैं उसमें चयन होने का अवसर मिल रहा है। तो ये सब क्या एक सोची समझी, क्या कहें, राजनीतिक चाल है पुष्कर सिंह धामी की कि मैं ऐसी छवि बनाऊंगा, मैं ऐसा दिखाई दूंगा? देखिए, कभी भी न तो मैंने अपनी छवि बनाने के लिए कोई काम किया है, न कुछ बनने के लिए काम किया है। मैं बचपन से कुछ करने के लिए मैं सोचता था कि मैं कुछ करूंगा, और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कुछ करता हूं, मैं कोशिश करता हूं करूं। और यहां भी मुझे लगा कि हमारे बच्चों के साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। भोले भाले छोटे बच्चे जिनके माता पिता किसी को, कोई दूध बेचता है, कोई घी बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई छोटी दुकान चलाता है, छोटी नौकरी करता है, और अपने बच्चों को वो पढ़ने के लिए भेजते हैं। सारी अपनी जो खून पसीने की कमाई है उसमें लगाते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर उनकी खून पसाई से उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद भी उनका नंबर नहीं आ रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अपराध हो रहा है, पर्चे लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पेन ड्राइव से नकल हो रही है, पेपर बनाने वाली कंपनी के लोग सीधे सीधे पूरी तरह से एक साथ वो कर ले रहे हैं, पूरी सेटिंग कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कितना बड़ा धोखा है बताइए। उनके पास क्या रह जाएगा, उन बच्चों के पास भी और उन माता पिता के पास भी। इसलिए हमने निर्णय लेना पड़ा। इस पर कोई राजनीतिक सोच नहीं है, ये उत्तराखंड के भविष्य को बनाने की बात है। ये बताइए कि ये जो बुलडोजर है, ये पहाड़ में एक और बहुत बड़ी समस्या है, युवाओं में है। नशे पर लोग पूछ रहे हैं आप क्यों नहीं बुलडोजर चलाते हैं, नशे पर क्यों नहीं कुछ बड़े कदम उठाते हैं? नहीं, नशे पर हम काम कर रहे हैं, और हमने 2025 तक, जब राज्य की स्थापना का हमारा 25 साल पूरा होगा, तब तक हमने पूरा देवभूमि, ड्रग्स फ्री देवभूमि का हमने पूरी तरह से नारा दिया है, और हम उस पर काम कर रहे हैं। उसमें अनेकों कमेटियां बनी हुई हैं। हम नशा मुक्ति केंद्र भी 2 स्थापित कर रहे हैं। इस दिशा में लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, और इसके लिए हमने इसकी जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है वह भी हमने गठित की हुई है, और भारत सरकार से भी लगातार इस पर समीक्षा होती है, और हम लोग तेजी से इसमें भी काम कर रहे हैं। नकल में जैसे आजीवन कारावास, 10 करोड़ का फाइन, बुलडोजर जो चलता है पूरा सब कुछ समतल कर देता है, क्या नशे के खिलाफ भी कुछ ऐसे बड़े और कड़े कदम दिखाई देंगे कि वहां नरम पड़ेंगे आप? नहीं, कहीं नरम नहीं पड़ेंगे। जो भी, जहां पर भी जो है उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी निर्णय लेना होगा, उसमें नरमी जैसी कोई बात नहीं होगी। उसमें कड़ाई से काम करेंगे और कठोर होकर काम करेंगे। कुछ गंभीर मुद्दे हैं मेरे ख्याल से, और पहाड़ों की जब भी बात होती है तो पलायन की बात होती है। आपने एक आयोग भी बनाया। मैं आपसे अगर समझना चाहूं या देश को आप बताना चाहें कि जो पहाड़ खाली हो रहे हैं, 3 बड़ी वजहें क्या हैं, क्यों खाली हो रहे हैं हमारे पहाड़? देखिए, पहले के समय में अवस्थापना सुविधाएं, उनका रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, या मैं कहूँ शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के कारण से ये सब रहा है। उसके कारण से लोग रोजगार के लिए जाते हैं,
अपनी अन्य चीज़ों के लिए जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। लेकिन इन दिनों में कोरोना महामारी के बाद बहुत तेजी से रिवर्स पलायन भी शुरू हुआ है और देश दुनिया के अंदर जिन लोगों ने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत काम किया है, वो वापस आकर अपने गांव में, अपने पैतृक स्थानों पर फिर से काम को शुरू कर रहे हैं और एक नया रोजगार अपना खड़ा कर रहे हैं। अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम हो रहा है। पलायन रोकथाम आयोग हमने बनाया हुआ है, वह भी तेज काम कर रहा है। इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन, पशुपालन, पर्यटन, होम स्टे के क्षेत्र में हमने बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं। एमएसएमई में कई सारी पॉलिसियां लेकर आए हैं। इन सभी को हम चूंकि इस प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पोटेंशियल बहुत है, हमारे नौजवानों के अंदर, युवाओं के अंदर और सबसे बड़ी मातृशक्ति के अंदर। मातृशक्ति बहुत काम कर रही है और अपने स्वयं सहायता समूह बना के, छोटे लघु उद्योग लगाकर, जहां वो स्वयं का रोजगार कर रही हैं, स्वयं के रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं और ये पलायन को रोकने के लिए बहुत कारगर होगा। ये हमारी प्राथमिकता भी है कि पलायन रुकना चाहिए, हमारे सभी लोगों को यहीं पर काम मिलना चाहिए और इसके लिए हम अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी दिसंबर माह में कर रहे हैं। उसके पीछे भी हमारा हेतु यही है कि हर सेक्टर में निवेश आए और निवेश के साथ साथ यहाँ पर रोजगार के अवसर खड़े हों, नौजवान युवाओं को अपने घर के पास ही काम मिले, रोजगार मिले। उस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये जो सवाल है, यहाँ शशि शेखर जी बैठे हुए हैं और ये उनके हवाले से सवाल है और वो ये पूछ रहे हैं कि पहाड़ के समग्र विकास की कोई आपके पास योजना है क्या? दूसरी बात, आपने कोई नए हिल स्टेशन क्यों नहीं बनाए? यानी नैनीताल बना 1840 में, अंग्रेज़ों ने बनाया, मसूरी बना 1822 में, वो भी अंग्रेज़ों ने बनाया। आप इसमें क्यों नहीं पहल करते? नहीं, हम लोग नए हिल स्टेशन बनाने पर काम कर रहे हैं और 2 हिल स्टेशन, एक गढ़वाल मंडल में, एक कुमाऊं मंडल में, 2 नए हिल स्टेशन बनाने का हमने अभी प्रस्ताव किया है। उस पर हमारा काम चल रहा है और जल्दी ही वो हिल स्टेशन हमारे उसमें आएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो हरिद्वार और ऋषिकेश है, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने का भी हम काम कर रहे हैं और कुछ नए स्थान भी बना रहे हैं। जैसे अभी कल हमने यहाँ कालसी के पास माँ यमुना जी का यमुना घाट, हरिपुर धाम बनाने का भी हमने संकल्प लिया। कल हमने उसका शिलान्यास किया है और इसी प्रकार से माँ पूर्णागिरी का जो स्थान है, जहाँ पर एक वर्ष में 45 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ आते हैं, उसका भी मास्टर प्लान बनाकर काम कर रहे हैं। 4 धामों का तेजी से विकास हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में है। ऑल वेदर रोडें बन गई हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण, नवनिर्माण का काम चल रहा है, हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास हो गया है, इसके साथ साथ केदारनाथ जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो गया है। इसी 4 धाम की तर्ज पर मानसखंड मंदिरमाला मिशन भी हम लेकर आए हैं और मानसखंड मंदिरमाला मिशन के अंतर्गत भी कुमाऊं क्षेत्र के सारे मंदिरों को एक सर्किट से जोड़ने का हमने अभियान लिया है। एक सर्किट से जोड़कर वहाँ भी यात्रा प्रारंभ होगी। आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी हमारे यहाँ सड़क मार्ग से ही पूरी हुआ करेगी। तो इस पर सभी पर काम चल रहा है तेजी से। ये जो आप हिल स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, किस तरह की जगह आप चुनाव कर रहे हैं? क्योंकि जो हिल स्टेशन बने हुए, खासतौर पर नैनीताल और मसूरी का मैं इतिहास पढ़ रहा था, जिस तरह की चिट्ठियां लिखी गई, लेख लिखे गए, किस तरह जब ये बसा, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप किस तरह का क्या क्या देख रहे हैं आप उसमें? नहीं, जहाँ पर देखिए अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए स्थान होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। वहाँ पर विकास की संभावनाएं होनी चाहिए, थोड़ी जगह अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे स्थान हमने 2-3 जगह पर ढूंढे हैं, अलग अलग जगह पर, तो उनका हम चयन कर रहे हैं जल्दी। कब तक बता देंगे आप ये? नहीं, जल्दी कर देंगे, चल रहा है, काम चल रहा है। जी हाँ। रोहित सावल हैं एबीपी न्यूज से और वो ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो गैरसैंण है वो कब राजधानी बनेगी, नहीं बनेगी, लटकी रहेगी, क्या होगा उसका? छोटा राज्य है, आपकी कमाई भी, पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं है, बजट भी बहुत ज्यादा नहीं है, फिर 2-2 राजधानियों का क्या औचित्य है? नहीं, गैरसैंण देखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी सरकार ने बना दी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप वहाँ पर सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहाँ काम होता है, हमारा ग्रीष्मकालीन सत्र भी वहाँ प्रारंभ होता है। वहाँ हर साल ग्रीष्मकालीन सत्र में हमारा सत्र लगता है वहाँ पर, और जो अवस्थापनाएं सुविधाएं हैं उनको भी हम वहाँ पर बढ़ा रहे हैं।
पर इसमें क्या आप पूरी तरह से शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं? समस्या क्या है, क्यों नहीं जाना चाहते वहाँ? नहीं, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जितना काम है अभी वहाँ पर हो रहा है। क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो आपको रोकता है? नहीं, वहाँ नया जाने से? स्थान है, लेकिन अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है हमारी सरकार ने एक स्टेप आगे बढ़कर, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं था, उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। ये बताइए कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या रही। 22 साल पहले आपका उत्तराखंड बना तब भी बेरोजगारी की बात थी, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। अभी आप देखें तो बेरोजगारी के जो इस तरह के रोजगार के दफ्तर हैं, 8 लाख नाम उसमें लिखे हुए हैं लोगों के जो रोजगार चाहते हैं। क्या कर रही है सरकार? क्या इस बारे में युवा पर प्रधानमंत्री जी भी बहुत बोलते हैं युवाओं पर। देखिए देवांग जी, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो लक्ष्य लिया है, उसके अंतर्गत हमने भी सभी विभागों में जो हमारा कैलेंडर था वो जारी किया था। लोक सेवा आयोग को हमने सारे अध्याचन भेजे थे, यूके SSSC में हमने सारे अध्याचन भेजे हैं, उन पर सभी पर कैलेंडर के अनुरूप भर्तियां हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए सरकारी भर्तियों से ही पूरी बेरोजगारी समाप्त नहीं होने वाली है। जो स्वरोजगार के लिए आज पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, होम स्टे के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर मिशन में, इन सभी में जो हम लोग काम कर रहे हैं कि लोग अपने रोजगार स्वयं खड़े करें, अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम होगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पर हम काबू पा पाएंगे, लोगों को रोजगार दे पाएंगे। हाँ, सरकारी नौकरियों में जरूर हमने जो है निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ, बिना नकल के भर्ती करने का जो काम शुरू किया वो अनवरत रूप से चल रहा है। पिछली बार जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें प्रमुखता से बात हुई थी जोशीमठ के बारे में, भू धसाव के बारे में। क्या कर रहे हैं आप उसमें? क्या आपने योजना बनाई है? और भी जगहों पर इस तरह की तब खबरें आई थी। देखिए, जोशीमठ एक हमारे लिए एक सबक भी है और भविष्य के लिए एक कैसी चुनौती पूरे पहाड़ के अंदर आने वाली है, पूरे हिमालय के अंदर आने वाली है। हिमालय दिवस का भी चूंकि आगाज हो गया है, तो ये जितने भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र में शहर बसे हुए हैं, हिमालय पर जो बसे हुए हैं, उनकी जो धारण क्षमता है उसका हम आकलन कर रहे हैं कि उनकी धारण क्षमता कितनी है, उनकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। और जहां पर बेयरिंग कैपेसिटी पूरी हो गई है, निश्चित रूप से वहां पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए चुनौती है। और जो विकास है उसको पूरा संतुलित करना होगा, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन साधते हुए विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। इसमें पुनर्वास की जो बात हो रही थी, तब रिपोर्ट आने वाली थी जब पिछली बार हमारी बात हुई थी, वो काम कहां तक बढ़ा हुआ? और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे गांव के लोगों को बसाना है, पुनर्वास का काम उतना मुस्तैदी से नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। क्या सोचती है आपकी सरकार? जिन लोगों ने भी वहां से जाने की इच्छा व्यक्त करी थी, उसमें मुआवजा इत्यादि की प्रक्रिया पूरी हो गई है और उसमें कोई ऐसा पेंडेंसी नहीं है। जो लोग भी वहां से जाना चाहते हैं उनको अन्यत्र बसाने की प्रक्रिया को हम लोग चालू किए हुए हैं। इसमें भारत सरकार भी हमारे को पूरा सहयोग कर रही है। ये जो पहाड़ दरकने की बात है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, करीब करीब देश के हर पर्वतीय राज्य में, बहुत सारे जो पर्यावरणविद हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, वो कह रहे हैं कि बेतरतीब जिस तरह से विकास हो रहा है, एक बड़ी वजह वो है। दूसरा, जिस तरह से पर्यावरण पर आप लोग बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, एक वजह वो है। आप क्या समझते हैं इस आर्ग्यूमेंट के बारे में? ये सब अभी चूंकि ये अब सब आकलन हो रहा है और इसमें कोई एक दिन की बात नहीं है, ये लंबे समय से जो चली आई चीज़ें हैं उन सभी का हमको आकलन करना है। और इसके कारण से कहीं ना कहीं हम लोग प्रत्येक वर्ष बड़ी आपदाओं का सामना पड़ता है हमको। हमारा राज्य हो या बगल में पड़ोस में हमारे हिमाचल में भी जो है इस बार बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा है। तो ये हमारे लिए चुनौती है, इसका आकलन करके सभी लोग सामूहिक रूप से इसके लिए रास्ता निकालेंगे। हमारे वैज्ञानिक लोग भी काम कर रहे हैं, पर्यावरणविद भी काम कर रहे हैं। तो पहाड़ों का अस्तित्व भी बचना चाहिए, पर्यावरण भी का भी संरक्षण होना चाहिए और हमारे ये पहाड़ भी बचने चाहिए। तो मैंने पहले ही कहा कि इकोलॉजी इकोनॉमी का जो मॉडल है उसको अपनाना होगा।